माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कंडक्टिंग लूप है और ये कंडक्टिंग स्टेट वायर है जो कनेक्टेड है। इस जॉइंट पे एक आमीटर कनेक्टेड है जिसका रेसिस्टेंस 0.5 ओम है। पूरे लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसका वैल्यू दिया हुआ है b इज इक्वल टू 0.4 t टेस्ला पर सेकेंड। और इस कंडक्टिंग सर्कुलर लूप का टोटल एरिया दिया हुआ है 0.4 मीटर स्क्वायर। इस कर्व पार्ट का रेसिस्टेंस 5 ओम दिया हुआ है और इस कर्व पार्ट का रेसिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है और ये स्ट्रेट कंडक्टर रेसिस्टेंस लेस है। इसमें पूछा जा रहा है कि इस आमीटर का रीडिंग क्या होगा। कहने का मतलब है ये पूछा जा रहा है कि इस ब्रांच में कितना करंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अगर हम इस आमीटर को हटा करके एक आइडियल वोल्ट मीटर लगा दें, ठीक है, तो इस वोल्ट मीटर का क्या रीडिंग होगा। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब होता है इसका रेसिस्टेंस हमें इन्फिनिटी कंसीडर करना होगा और जिस ब्रांच में ये वोल्ट मीटर लगाया गया है उसमें करंट 0 मानना होगा। ठीक है, ये प्रोसेस है प्रॉब्लम को डील करने का। इस प्रॉब्लम को डील करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ब्रांच में करंट फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको प्रत्येक लूप में ईएमएफ कितना होगा ये फाइंड करना होगा। और ईएमएफ फाइंड करने के लिए हम लोग फैराडे लॉ अप्लाई कर लेंगे। तो फैराडे लॉ से हमें इस लूप में नेट ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और इसका पोलरिटी फाइंड करने के लिए हम लोग लेंज लॉ अप्लाई करेंगे। मतलब फैराडे लॉ और लेंज लॉ का यूज करके हम लूप में नेट ईएमएफ की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी पोलरिटी भी फाइंड कर सकते हैं। जब ये हमारा नेट ईएमएफ फाइंड हो जाएगा तो हम लोग किरचॉफ लॉ का यूज करके हम लोग फिर प्रत्येक ब्रांच में करंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ब्रांच के 2 पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो हम लोग प्रत्येक ब्रांच में कितना ईएमएफ है ये जाने बिना हम 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जिसमें सिर्फ ब्रांच में करंट फाइंड करना हो और दूसरा कि जब हमें किसी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो। तो सबसे पहले हम इस लूप में नेट ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड कर लेते हैं। नेट ईएमएफ इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, जहाँ फाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू क्लोज लूप है। ठीक है, हमें पता है टोटल एरिया दिया हुआ है ये 0.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया टोटल एरिया का 1/3 है। इस क्लोज लूप में नेट ईएमएफ फाइंड करना चाहते हैं तो हमें E1 इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है, डी बाई डी टी, और फ्लक्स के लिए ये हमारा टोटल एरिया का 1/3 तो पाई आर स्क्वायर बाई 3 इंटू बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं तो पाई आर स्क्वायर बाई 3 डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी की वैल्यू हम यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करके हम यहाँ से 0.4 फाइंड कर सकते हैं। तो डी वी बाई डी टी का वैल्यू 0.4, तो ये हमारा ईएमएफ की वैल्यू 0.04 वोल्ट आ गया। ठीक है, ठीक उसी तरह से इस लूप में अगर हमें नेट ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो क्लियर है कि इसका एरिया जो होगा इसके एरिया का 2 गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एरिया 2 गुना होने की वजह से ईएमएफ भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं एरिया 2 गुना हो गया, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 3 बी, ये कांस्टेंट है बाहर निकल गया। डी बाई डी टी की वैल्यू पुट करने के बाद E2 की वैल्यू आ गया हमारा 0.08 वोल्ट। ठीक है, तो हम ये दोनों लूप में हम लोग ईएमएफ की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, और रही बात नेट ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, तो नेट ईएमएफ का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग लेंज लॉ का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो कंडक्टिंग लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगाता है।
जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट दिखता है, जिसको हम लोग करंट कहते हैं। ध्यान सुनेंगे, अगर किसी लूप में अगर हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड करना हो, ठीक है, या नेट ईएमएफ का डायरेक्शन फाइंड करना हो, तो हम लोग लेंज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, उसको आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। लेंज लॉ का स्टेटमेंट है कि जिस कारण की वजह से इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, ये इंड्यूस्ड करंट उस कारण को ही अपोज करेगा। अब कारण तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको नज़र आता हो आप लीजिएगा, रिजल्ट हर केस में सेम ही आएगा। जैसे हम कारण मान सकते हैं कि इस लूप में, इस कंडक्टिंग लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो जाना। तो अगर यहाँ पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट उस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाहेगा। अब डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये इंड्यूस्ड करंट एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, जिसका डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में होगा। अब अपोजिट में होने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो, इसके लिए इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि ये इंड्यूस्ड करंट कौन डेवलप किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कह सकते हैं नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी डायरेक्शन इसी इंड्यूस्ड करंट की तरफ होगा, डायरेक्शन से मैच करेगा, ठीक है। और सिमेट्री का यूज करके अगर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटेंडेड है मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी तक, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे सर्कुलर कंडक्टिंग लूप कंसीडर किया है। सिमेट्री कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होना चाहिए वो हमारा सर्कुलर होना चाहिए। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आप स्क्रू रूल से फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या करिए, ये कंडक्टिंग लूप के परपेंडिकुलर एक स्क्रू रखिए, ठीक है, और इस स्क्रू को हमें चाहिए किधर की ओर, बाहर की तरफ मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इस तरह से रोटेट कीजिए कि ये स्क्रू बाहर की तरफ एडवांस करे। इसके लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, और ये जो स्क्रू का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देगा। तो ये हमने इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट मुझे मिल गया, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसेंट्रिक सर्कल होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इस स्ट्रेट वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस ओर होगा, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, सर्कल होने की वजह से, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस होने की वजह से। क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं है। कहने का मतलब ये स्ट्रेट जो पार्ट होगा उसमें ईएमएफ की वैल्यू नहीं होगी, और इस स्ट्रेट पार्ट में भी ईएमएफ की वैल्यू नहीं होगी। आप ऐसा समझ सकते हैं, इसको समझते वक्त आप इस लूप को भूल जाइए और देखिए क्या होगा। तो अगर इस लूप को भूल जाते हैं तो हमारा ऐसा होना चाहिए, नेट जो ईएमएफ होगा वो चाहेगा करंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना इस तरह से। तो क्लियर है, ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ये नेगेटिव प्लेट होगा, तो हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब आप इस लूप के को सोचिए, इसको आप भूल जाइए इस पार्ट को। इसमें अगर देखेंगे, अगर ये अकेला होगा तो करंट हमारा इस ओर होगा, ठीक है। तो क्लियर है कि इसमें ये पॉजिटिव प्लेट होगा और ये नेगेटिव प्लेट होगा। सिंबॉलिकली जो है हमने इस लूप के नेट ईएमएफ को हमने इस पॉइंट पे प्लॉट कर दिया है इस सेक्शन में, क्योंकि ये स्ट्रेट पार्ट है और स्ट्रेट पार्ट में कोई ईएमएफ नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को मूव करने में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई वर्क नहीं करेगा, इसलिए स्ट्रेट पार्ट में ईएमएफ की वैल्यू नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस लूप में जो नेट ईएमएफ है वो
वो सारा का सारा इस कर्व पार्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। और इस लूप में जो ईएमएफ है वो सारा का सारा इस कर्व पार्ट में सिचुएटेड है। अब हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस पार्ट का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 2 और इस पार्ट का रेसिस्टेंस हमारा 5 ओम है। ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पता है। हम इस पार्ट में करंट की वैल्यू कैपिटल आई मान लिया है और मान लेते हैं कि इस पार्ट में करंट की वैल्यू स्मॉल आई है। तो जंक्शन लॉ यूज करके हम इस पार्ट में करंट की वैल्यू कितना होगा, नेट करंट आया कैपिटल आई, स्मॉल आई इसमें चला गया तो बाकी इधर जाएगा। तो इस पार्ट में करंट की वैल्यू होगा कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, ठीक है। उसके बाद हम ये दोनों लूप में हम लोग लूप लॉ लगाते हैं। तो लूप लॉ इन ए स्मॉलर लूप, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़े, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। हम पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हैं। ड्रॉप जो होगा नेगेटिव होगा। आया कितना हमारा 0.04, तो हमने 0.04 लिखा है प्लस कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई। इस ब्रांच में करंट होगा कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई। इसका रेसिस्टेंस हमारा ये 5 ओम है, ठीक है। इसमें ईएमएफ नहीं है तो यहाँ से ये, इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, रेसिस्टेंस लेस वायर है। इसमें भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, रेसिस्टेंस लेस वायर है। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए ये हमारा करंट हमारा क्या है, इस ओर है, करंट के अगेंस्ट में मूव कर रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा हमारा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे माइनस आई आर, तो आई इंटू रेसिस्टेंस ऑफ आमीटर 0.5 ओम, ये वैल्यू पुट कर दिया है, हमारा ये इक्वेशन है। ठीक उसी तरह से इस बड़े लूप में हम लोग लूप लॉ अप्लाई कर रहे हैं। आप मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस ओर, ठीक है। तो ये I इंटू 2 पोटेंशियल ड्रॉप, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। क्लियर है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल है, तो I इंटू 2 होगा, पॉजिटिव मिलेगा पोटेंशियल ड्रॉप 2I। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो 0.08 होगा, हमने 0.08 लिखा है। फिर देखिए ये जो करंट के सेंस में ही हम मूव कर रहे हैं, इसमें तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा हमारा स्मॉल आई इंटू 0.5। ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा हमारा 0.5 इंटू स्मॉल आई। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो स्मॉल आई का वैल्यू 0.024 मीटर आएगा। इस तरह से हम आमीटर की रीडिंग हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ध्यान सुनेंगे। सेकंड का जो क्वेश्चन है, जो आमीटर इज रिप्लेस्ड बाय आइडियल वोल्ट मीटर, व्हाट वोल्टेज डज इट रीड। मतलब अगर इस आमीटर को हटा करके अगर हम आइडियल वोल्ट मीटर रख दें, तो आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा। मतलब ये जो है इस ब्रांच में करंट नहीं आने देगा, जो भी करंट होगा वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस होगा और बाहर बाहर लूप में मूव करेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें करंट की वैल्यू 0 होगा, रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, ये कैपिटल आई हमने माना है। यहाँ पे टोटल थ्रू आउट करंट कैपिटल आई होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा। ईएमएफ की वैल्यू तो हम लोग पहले से ही प्लॉट करके रखा है। ये 5 एम्पियर इतने पार्ट का रेसिस्टेंस है, इतने पार्ट का वो 2 एम्पियर रेसिस्टेंस है। तो इसमें करंट अगर फाइंड करना चाहते हैं तो ये बड़े वाले लूप में हम लोग लूप लॉ फाइंड कर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से कैपिटल आई की वैल्यू देखिए, यहाँ शुरू कीजिए, यहाँ से -E1 प्लस 5I प्लस 2I माइनस E2 यहाँ पहुँच गए इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल आई की वैल्यू हो गया E1 प्लस E2/7, ठीक है। E1 E2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो गया 0.04, 0.08 हो गया 0.12/7, ठीक है। और रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अगर हमें फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप अगर हमको ए और बी के बीच में फाइंड करना है,
तो आप इधर से ना फाइंड करके आप इधर से भी फाइंड कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस ओर से भी पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर सकते हैं। दोनों हर केस में सेम आएगा। तो हमें पता है कैपिटल आई की वैल्यू, E1 की वैल्यू, तो हम यहाँ से VA माइनस VB फाइंड कर लेते हैं। वही हमारा पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो हमारा इस वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा हमारा -E1 प्लस 5 इंटू कैपिटल आई। -E1 की वैल्यू हमने पुट कर दिया है 5, कैपिटल आई की वैल्यू ये 0.12, ठीक है, बाई 7 पुट करने के बाद हमारा आ गया 0.046 वोल्ट। अब फाइनली हम ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर आपको सिर्फ करंट फाइंड करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न के सब के बारे में आप जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ EMF और लेंज लॉ अप्लाई करके, सेंस ऑफ EMF फाइंड करके, और फिर प्रॉपर इसको लोकेट करेंगे EMF को, और फिर लूप लॉ अप्लाई करके हम लोग करंट फाइंड कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इस EMF को कॉमन सेक्शन में नहीं रखेंगे। जैसे ये जो है ना हमारा, ये दोनों लूप का ये कॉमन पार्ट है, इसमें आप लोकेट नहीं करेंगे EMF को, फिर कन्फ्यूज़न आएगा आपको। अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए और यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए जुड़े रहें अपने पसंदीदा YouTube चैनल सर्वेश वर्धन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।